हेलो दोस्तों, मैं दीपाली राजपूत आज आपके सामने एनसीईआरटी की ये सीरीज लेकर आई हूँ। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी है जो कि एनसीईआरटी इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पोल भी करवाया था, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है वो इतिहास से आई है। तो इस तरह से हम शुरू करेंगे, इतिहास की 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद सारे ही सब्जेक्ट जैसे कि चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, ठीक है, ये सभी सारी एनसीईआरटी जो है क्लास वाइज आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी विद इन टाइम, जब तक आपके एग्जाम आए उससे पहले पहले आपकी एनसीईआरटी सारी कंप्लीट हो जाए और विद इन टाइम आपको रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है। तो आज हम पहले चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे अतीत, ठीक है, पार्ट 1। तो हमारे अतीत के बारे में हम ये जानेंगे। तो जो आयोग क्वेश्चंस करता है, ठीक है, आयोग के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आयोग क्वेश्चन किस तरह के करता है कि आयोग की अगर कोई घटना घटी तो वो क्या है, ठीक है, वो कब हुई, कहाँ हुई, किस जगह पे हुई, ठीक है, कैसे हुई, यही तो जानने की कोशिश। आयोग के क्वेश्चंस भी यहीं से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पहला चैप्टर है उसका नाम भी यही है, क्या, कब और कहाँ और कैसे। चलिए बताते हैं हम आपको कि और क्या क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन करके रखा है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके होंगे और इनके आंसर्स तो आपको यहाँ क्लास 6 के ही निकाल कर दिखाएंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछेगा, यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चंस जो है ये आयोग द्वारा ही पूछे गए हैं और उसके उत्तर भी आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या है, पांडुलिपि के बारे में बताएंगे जो कि मैन्युस्क्रिप्ट होती है, इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट पहले जो हमें मिली है, हमारे अभिलेख जो थे वो किस तरह से हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ जो हाथ से लिखे हुए जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृदभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, प्राचीन काल में किस तरह के सिक्के चलते थे या मध्यकाल में किस तरह के सिक्के चलते थे, ठीक है। इस सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, वर्तमान से किस तरह से अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि 12 चैप्टर्स जो हैं यहाँ कवर किए गए हैं। इस क्लास 6 में 12 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले चैप्टर से हम कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से नोट्स बनेंगे, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, आरंभिक मानव की खोज। तो शुरू में मानव किस तरह का था, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि मानव ने क्या क्या किया, किस तरह से अपनी खोज शुरू करी, उसने अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से हथियारों को बनाए, भोजन का संग्रहण किया या फिर कृषि की, ये सब कुछ जानेंगे। तीसरे चैप्टर में आप देख पाएंगे कि भोजन के, जैसा कि मैंने बताया कि भोजन संग्रहण और उत्पादन के बारे में हम जानेंगे। चौथे चैप्टर में है कि आरंभिक नगर कैसे थे, इसके बारे में जानेंगे। पांचवा चैप्टर है कि किताबें और कब्र, जो कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, किताबों और कब्रों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सी मुख्य किताबें हैं, ठीक है, और राजा, ठीक है, प्राचीन गणराज्य कैसे थे, महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, उनमें जो राजा थे और उनकी कौन कौन सी राजधानियां थी, ठीक है, वो जो बसे थे उस टाइम पे क्या किस तरह का साम्राज्य था, ये जानेंगे, ठीक है। नए प्रश्न और नए विचार, ये भी इसके साथ ही जुड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अशोक के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। अशोक के बारे में क्यों दिया है, क्योंकि जो भारत में बसने वाला सबसे पहला साम्राज्य था वो मगध था, ठीक है, और उस मगध में सबसे ज्यादा जो साम्राज्य विस्तार किया था वो अशोक ने किया था, ठीक है, इसके बारे में इसीलिए अलग से दिया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके अभिलेखों के बारे में जानेंगे, ठीक है। गांव कैसे थे, शहर कैसे थे, समृद्ध थे कि कम समृद्ध थे, ये सब जानेंगे। वहां व्यापार कैसा था, राजा किस तरह से व्यापार करवाते थे, ठीक है, करते थे। तीर्थ यात्री किस तरह से उनका आवागमन हुआ, ठीक है, कैसा हमारा कल्चर जो था वो उसका आदान प्रदान हुआ, ठीक है, ये सब चीजें बारे में जानेंगे, ठीक है। नए साम्राज्य और नए राज्य के बारे में भी जानेंगे कि पहले तो साम्राज्य पुराने जैसे थे, फिर उनका जो व्यापार था उसके बारे में तो जाने नए साम्राज्य में व्यापार किस तरह से हुआ, किस तरह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की खोज हुई, ठीक है, ये सब चीजें जानेंगे। इसके बाद इमारतें, चित्र और किताबें, ये आप जानते हैं कि इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आए कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर जो है ये आपका ये कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के साथ। तो पहले अध्याय का हमारा नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। यहाँ एक लड़की है रसीदा, रसीदा के माध्यम से, ठीक है, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्वेश्चन रसीदा के मतलब दिमाग में आया, ठीक है, और इसके बारे में जब हम जानेंगे तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, अतीत के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि रसीदा जो है अखबार पढ़ रही है और उसकी निगाह जो है कहाँ पर पड़ती है, सुर्खियों पर पड़ती है।
ठीक है। सुर्खियां क्या थी भाई, सुर्खियां थी कि 100 साल पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन आप अगर ये सोचिए, खुद से सोचिए, ठीक है, कि अगर आप कोई भी खबर जानना चाहते हैं, जैसे कल की कोई खबर है, ठीक है, परसों की खबर, आपको अखबारों से पता चल जाता है, रेडियो टीवी से पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि 100 साल पहले क्या हुआ, तो चलिए भाई, हम ये मान सकते हैं कि दादा परदादा, ठीक है, इनसे आप पता कर सकते हैं। आप इस रसीदा की जगह अपने आप को रख के सोचिए कि आप फिर और क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से माध्यम है जिनके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन पुट कर आता है, यहां से क्वेश्चन उठकर आता है कि हमारा अतीत, ठीक है, हमारा अतीत कैसा था, हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे कि उस अतीत में ऐसा क्या घटित हुआ था, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये किया गया कि कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने जैसा बोला कि कल क्या हुआ, तो आप रेडियो भाई सुन सकते हैं, ठीक है, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, यहां से आप जान सकते हैं पिछले साल क्या हुआ, ठीक है। आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ठीक है, उस समय की जो भी मतलब उसकी स्मृति होगी वो आपको बताएगा कि पिछले साल क्या हुआ, ठीक है। दादा दादी से जान सकते हैं, अपने माता पिता से जान सकते हैं। इसके अलावा और 50 साल या 100 साल के बारे में। लेकिन अगर इससे भी पहले आपको अतीत के बारे में जानना हो, ठीक है, तो हम किन चीजों का उपयोग करके ये चीजें जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि जैसे कि उस टाइम पे लोग अतीत में क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक मतलब जो शिकारी जो शिकार करते थे, पशुपालक जो पशु पालते थे, ठीक है, कृषक जो हैं वो खेती करते थे, जाहिर सी बात है, ठीक है, शासक जो है शासन किया करते थे, व्यापारी अपना व्यापार करते थे, ठीक है, और अपना कैसे जीवन चलाते थे, पुरोहित जो पूजा करते थे, ठीक, शिल्पकार की बात की जाए तो वो मूर्तियों को तराशने का काम जैसे करते थे, ठीक है, कलाकार क्या करता था, जैसे कि अभिनेता होते थे, ठीक है, एक्टिंग करना, ठीक है, और संगीतकार म्यूजिक, ठीक है, सॉन्ग्स किस तरह से मतलब उस टाइम का संगीत था, ठीक है, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इनके बारे में यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे कैसे खेल खेला करते थे, क्या कहानियां सुना करते थे, ठीक है, और क्या नाटक देखा करते थे, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है इन्होंने कि नर्मदा नदी का पता लगा। तो चलिए भाई मानचित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा सा एक दिया गया है, ठीक है, मानचित्र दिया गया है। तो यहाँ हम जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। और जो नर्मदा है ये यहाँ से निकली है, ठीक है, और ये विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच से होती हुई ये कहाँ गिरी है, ये खंबात की खाड़ी में गिरी है। खंबात की खाड़ी में गिरकर ये अरब सागर में मिल गई, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल गई है भाई। ये खंबात की खाड़ी है और ये क्या है, ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन करते रहिएगा और दिमाग में इसको रखे रहिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है तो प्लीज सोचिए, ठीक है। नर्मदा नदी मैंने दिखाया, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा, इन्होंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है, यहाँ पे कई लाख वर्ष पहले, ठीक है, लोग जो है क्या करते थे, लोग इसी नदी तट के किनारे। अच्छा बात की जाए, जब भी हम पुराने अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा या तो नदी के किनारे लोग, ठीक है, नदी के किनारे लोग बसे हुए मिलते थे, या फिर पहाड़ और पहाड़ियों के आसपास लोग बसे मिलते थे। ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता था, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। फिर आरंभिक के लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब ये अपना क्या करते थे, भोजन जो है भोजन का संग्रहण करते थे, ठीक है, भोजन को इकट्ठा करते थे। तो जो नर्मदा के आसपास के लोग थे तो इनका ये जो कई लाख वर्ष पहले जो रहते थे ये भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक है, अपने आसपास की चीजों से, ठीक है। और इनको जड़ों मतलब जो भी पेड़ होते थे, पौधे होते थे, उनकी जड़ों में किस तरह के फल या किस तरह की सब्जियां आती थी, इनके बारे में इनको अच्छा ज्ञान था, तो ये उनका उपयोग करते थे, ठीक है। जंगल से ही ये अपना संग्रहण करते थे। और इसके अलावा ये क्या करते थे, इसके अलावा ये शिकार भी करते थे, जानवरों के शिकार के द्वारा भी अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। चलिए
हमने नर्मदा नदी के बारे में बात की है, तो नर्मदा नदी से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी, जिसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम रेवा है, ठीक है। इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। उपमहाद्वीप क्या है? उपमहाद्वीप जो कि भारत के अलावा हमारे आस पड़ोस के जो और भी देश हैं उनको भी उपमहाद्वीप के अंतर्गत गिना जाता है। उपमहाद्वीप के बारे में हम और आगे जानेंगे, ठीक है। तो उपमहाद्वीप जैसे जो कि श्रीलंका भी इसके अंतर्गत आता है, म्यांमार आएगा, चीन आएगा, ठीक है, पाकिस्तान आएगा, ये सब क्या है, ये उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इस उसके हिसाब से ये सब 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और सिर्फ भारत की बात की जाए, ठीक है, पड़ोसी देशों को ना जोड़ते हुए सिर्फ अपने भारत के एरिया की बात की जाए, तो ये 3री सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये आप ये यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर जो है मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जो कि वहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है अमरकंटक शिखर, जो कि मैकाल पर्वत यहाँ कहीं पाया जाता है, ठीक है। मैकाल पर्वत का जो शिखर है, शिखर कौन सा है? अमरकंटक शिखर, वहां से नर्मदा नदी का जो है उद्भव हुआ है, ठीक है। इसका बहाव क्या है? इसका बहाव जो है, इसका जो बहाव है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। नर्मदा और ताप्ती नदी, ये 2 नदियां ऐसी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका जो बहाव है, इनका बहाव जो है ये पश्चिम की तरफ है। जबकि देखा जाए साबरमती भी है, लूनी भी है, इनका भी बहाव है, लेकिन लूनी नदी जो है बीच में ही लुप्त हो जाती है, ठीक है, ये अरब सागर तक नहीं पहुंचती। तो इसलिए यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये उल्टी दिशा में बहती है, कि क्यों बहती है? यहाँ की भ्रंश घाटी होने की वजह से जो है ये जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी जो है ये पहाड़ों को काटते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में मिल जाती है, ठीक। अच्छा, अब इनका बहाव कहाँ कहाँ तक है हम ये जानेंगे। तो मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया, इसके ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर बसा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात में आप जानते ही हैं कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना हुआ है, जो कि 182 यानी कि 182 मीटर लंबा है, ठीक है। और ये भारत के विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है। सबसे बड़े स्टैचू में इसकी गिनती होती है। और ये नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र की सीमा से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। अच्छा, अब इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो हाल नदी, बंजार, बरना और तवा नदी, ठीक है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां। आगे हम बढ़ेंगे तो अब हम जानेंगे कि उत्तर पश्चिम, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो है उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो चलिए जानते हैं कि मैप में हम देखते हैं मानचित्र में कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहाँ पर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है किरथर की पहाड़ी, ठीक है, ये है किरथर और ये है सुलेमान, ठीक है। ये ईरान के पूर्वी तट पर पड़ते हैं किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई है कि यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुष थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शुरू किया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने भेड़, बकरी और गाय को जो पालना है, ठीक है, पशुओं को पालने का कार्य भी इन्होंने यहाँ से आरंभ किया। जाहिर सी बात है कि हमने जैसा कि पढ़ा कि नर्मदा नदी के किनारे वो पशुओं का क्या करते थे, शिकार करते थे। जब शिकार करते करते होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर वो 3-4 जानवरों को मतलब रख लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो कि अब भाई इनको कल या परसों मतलब हम मारेंगे या तब खाएंगे, है ना, इस तरह के करते होंगे। तो फिर इनके दिमाग में ये भी चीज जब उन्होंने उनको अपने पास रखा, ठीक है, उनको कुछ खिलाया पिलाया, तो उन्होंने वहां से ये भी जाने होंगे कि ये अरे भाई ये तो दूध भी दे सकती हैं, जैसे कि बकरी और मतलब बकरी है, ठीक है, बकरी है, भेड़, ये दूध भी दे सकती हैं, इनसे और भी महत्वपूर्ण चीजें मतलब मिल सकती हैं। ये धीरे धीरे उन्होंने जानने की कोशिश की होगी, तभी शायद इन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू किया गया होगा, ठीक है। इसके बाद हो सकता है संभवतः ये हो सकता है कि जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पे जब इन्होंने यहाँ पे जो लोग रहते थे, जब इन्होंने गेहूं और मतलब गेहूं जैसी फसलें उगाई, तो हो सकता है ये यात्रा करते करते सीधान में ये गारो तक पहुंचे।
ये संभव हो सकता है कि ये गारो तक पहुंचे हों, क्योंकि इनको कॉन्टिनेंट के बारे में ऐसा तो था नहीं कि पूरा एरिया इनको पता था या इनको इनके पूरी जानकारी थी। ये यात्रा करते करते, भोजन की खोज करते करते या अन्य वजहों से ये यहाँ तक पहुंचे हों। ठीक है, फिर यहाँ पर जब ये गारो तक पहुंचे होंगे, गारो तक पहुंचे होंगे यात्रा करते हुए, तब इन्होंने यहाँ पर, फिर यहाँ पे ये कृषि का विकास हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा कि जो ये गेहूं है, ठीक है, चावल है, इसकी कृषि करना आरंभ किया। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे चावल उपजाया गया था। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, चावल की कृषि की गई थी। भाई कृषि जो है, ऐसा तो है नहीं उनको पहले से ही सब नॉलेज था कि हाँ हमको कृषि करनी है, हमको ये उपजाना है, नहीं, प्रकृति में ये पहले से ही मौजूद था। ठीक है, प्रकृति में बहुत सी चीजें जो है पहले से ही मौजूद थी। फिर इन्होंने जब उसको खाया पिया होगा, जब वो खत्म होने लगा होगा, ठीक है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा कि भाई इसको उपजाया भी जा सकता है। जब वो उसकी मात्रा कम होने लगी खाते खाते, तो उन्होंने ये भी खोज की होगी कि क्या इनको उपजाया जा सकता है, नहीं, फिर इस तरह से यहाँ से कृषि की शुरुआत की। आगे बात करेंगे तो हम यहाँ जानेंगे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में, कुछ पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो सुलेमान, ठीक है, सुलेमान जो है इसे कोह ए सुलेमान भी कहा जाता है। ठीक है, किरथर पहाड़, सुलेमान जो है ये ईरान के पठार का पूर्वी छोर है। ये हमारा, यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये एशिया मैप है, तो ये है हमारा ईरान। ठीक है, और इसी ईरान का जो ये पूर्वी छोर जो है यहाँ पर, ठीक है, ये पूर्वी छोर जो है ये देखिए अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान, और ये इंडिया का बॉर्डर लग गया। ठीक है, तो इन्हीं पर, यहीं पर ही तो था, यहाँ पे किरथर है और यहाँ पर सुलेमान की पहाड़ी है, तो ये ईरान के पूर्वी में है। यहाँ आप एक बड़े मैप में देख पा रहे होंगे, ये है सुलेमान। ठीक है, ये सुलेमान रेंज है और ये किरथर रेंज। ठीक, तो हम बात करेंगे किरथर पहाड़ी। जो किरथर पहाड़ी है ये सिंध और बलूचिस्तान में झालावान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान के सीमा, इसका जो, इनका जो मुख्य जो ये थी 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ गेहूं और जौ फसल, ठीक है, उपजाना जो है प्रारंभ हुआ था। इनका मुख्य धंधा क्या था, इनका मुख्य धंधा आज भी यहाँ पर इनका मुख्य जो व्यापार है, मुख्य धंधा जो है वो भेड़ पालना है, जैसा कि 8000 वर्ष पूर्व था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गारो के बारे में। तो हम देख लेते हैं फटाफट से मैप में कि गारो कहाँ पर है, गारो खासी। ठीक है, ये मैंने एक डिस्क्राइब करके मैप लगाया है, बाकी आपको पीछे हम दिखा देते हैं। ये है गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये है हमारी गारो की पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय और कुछ हद तक असम की सीमा पर लगती हैं। ठीक है, गारो और विंध्य की पहाड़ियों की बात करेंगे तो विंध्य की पहाड़ियाँ जो है, विंध्य की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के बीच में पाई जाती हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, यही इसके नीचे से ही नर्मदा नदी जो है मिकाल पर्वत से निकली हुई है। ठीक है, ये है हमारी विंध्य की पहाड़ियां और ये है गारो। ठीक है, गारो में कौन कौन सा ये आता है, ठीक है, कृषि का विकास यहाँ पे हुआ। मैंने ये 2 पॉइंट इसलिए आपके लिए फिर से हाईलाइटेड कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, गारो की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, ये मेघालय में पाई जाती हैं। और गारो में कौन सा है, ईस्ट गारो, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट में है गारो। इसके अलावा ये खासी है, ठीक है, ईस्ट में खासी है और इसके बाद जयंती है। ये 3 पहाड़ियां जो है ये मेघालय में पाई जाती हैं। और जो इन पहाड़ियां हैं, यहाँ के इन पहाड़ियों का जो नाम है, ये जो यहाँ पे रहने वाली जनजाति है, जो यहाँ ट्राइब्स रहती हैं, इनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिंधु के बारे में। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो मानचित्र में हम जानते हैं कि भाई सिंधु नदी कहाँ पर है, तो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ये है, ठीक है, ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ये है सिंधु नदी। और इसमें कौन कौन सी नदियां मिली हैं, झेलम मिली है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ये इसमें आके मिल गई हैं, जो कि ये यहाँ से, ठीक है, पाकिस्तान से होते हुए कच्छ की खाड़ी से ये यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो ये इसमें जो सहायक नदियां हैं, मतलब जैसा कि मैं दिखाया, सहायक नदियां हैं जो ये मुख्य नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ का जो है ये 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है नगर बसे, ठीक है, फले फूले। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि यहाँ कौन से नगर बसे। आपने सुना होगा, ठीक है, और कई बार पढ़ा भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु नदी के किनारे बसने वाली सबसे बड़ी सभ्यता की खोज जो है यहाँ पर की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा। तो इसके बारे में हम जानेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके अलावा जब हम आगे की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी विस्तृत तरीके से वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ जानेंगे इसके बारे में, और इसका क्या जानेंगे, गंगा नदी और इसकी सहायक नदी। ठीक है, यहाँ पे जो नगरों का विकास कब हुआ, यहाँ पे नगरों का विकास जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा नदी कहाँ है, ये गंगा नदी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है गंगा नदी, हिमालय से निकली है, ये गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ पे यही यमुना मिली है, यमुना में ही चंबल आके मिली है। ठीक है, फिर गंगा में आगे इसी तरह से और भी नदियां मिलती गई, जैसे कि सोन नदी मिलती गई, हिंडन मिली है। ठीक है, राम गंगा मिली है। इस तरह से नदियां जो है गंगा नदी में मिलकर फिर ये पश्चिम बंगाल से होती हुई, ठीक है, पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे बताएंगे हम और डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, हम जान लेते हैं, और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठाई हैं, एक्स्ट्रा इसलिए उठाई हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझाने के तौर पर कुछ पॉइंट डाले हैं। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहाँ बसी, ये सिंधु नदी घाटी में ये पनपी थी। ठीक है, जो सिंधु नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है, और इसका जो बहाव का क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, भारत में है और चीन में है। ठीक है, चीन में है क्योंकि तिब्बत की पहाड़ियों से ही ये सिंधु नदी जो है निकली है। अच्छा, आप अगर सुना हो, न्यूज़ में अगर देखा हो, तो सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान और इंडिया में एक विवाद भी चला था, जो कि 1960 का एक्ट है। ठीक है, 1960 का ये एक्ट है, जिसके अंतर्गत जो कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो हमारा पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे कि सिंधु, झेलम, चेनाब, ठीक है, इसका जो पानी है, झेलम और रावी का पानी जो है ये कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है, जबकि सतलुज और व्यास नदी का पानी जो है ये हिमाचल प्रदेश, मतलब भारत में जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है इसको समृद्ध किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे सिंधु नदी कितनी लंबी, इसका उद्गम कहाँ से है, मैंने जैसा कि बताया तिब्बत के मानसरोवर के निकट, ठीक है, सिनका बाप नामक जलधारा से इसका जो है उद्गम माना जाता है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई जो है 3610 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अच्छा, 5 जो उप नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम है, ठीक है, जिसको वितिस्ता भी कहते हैं, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज और व्यास नदी। आगे हम बताएंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता। यहाँ पे मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई, बहुत छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इसके प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, जिसमें इस मानचित्र को आप देख पा रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जब सबसे उत्तरी भाग की बात की जाए तो सबसे उत्तरी भाग में जो इसका क्षेत्र था वो मांडा है। ठीक है, अगर एक ऐसे बनाया जाए तो सबसे उत्तरी भाग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा क्षेत्र है। ठीक है, ये जो कि चेनाब नदी पर बसा हुआ था। इसके अलावा सबसे पूर्वी बात की जाए तो सबसे पूर्वी भाग जो है ये आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सबसे पश्चिमी, ठीक है, सबसे पश्चिमी जो है सुरकोतगा है, जो कि ये बलूचिस्तान के पास पाया जाता है, और दक्षिण में पाया जाता है। सबसे दक्षिणी जो इसका शिरा है वो दायमाबाद है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, बस इसके नीचे ही है। ठीक है, दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के चारों छोर है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे उत्तरी, ठीक है, सबसे कभी जो आरो यारो में या तो चारों क्वेश्चन आपको चारों ये जो दिशाएं हैं मिलाकर दे देंगे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, या पूर्वी या पश्चिमी या दक्षिणी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रमुख इसके केंद्र थे, और ये कौन कौन से पश्चिमी और दक्षिणी इनके छोर थे, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। हमने आपसे बात की थी प्रायद्वीपीय भारत के उपमहाद्वीप के बारे में। तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो उपमहाद्वीप कहते हैं किसी भी महाद्वीप का बड़ा भाग, कोई भी महाद्वीप है जो उसका बड़ा भाग होता है, जो कि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप
उपमहाद्वीप कैसे बना, ये अलग पहचान कैसे रखता है? ये अलग पहचान इस तरह से रखता है कि इसके उत्तर में आप हिमालय का विस्तार पाएंगे, ठीक है। आप इसके पश्चिम में क्या पाएंगे? मरुस्थल पाएंगे, मरुस्थल इसके पश्चिम में मिलते हैं। जबकि इसके दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और जबकि इसके दक्षिणी छोर पर क्या पाया जाता है? हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर पाया जाता है। इधर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, फिर इधर ऊपर चाइना है, इधर ये इसके अंतर्गत और कौन कौन से थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, मालदीव आता है, ठीक है। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत है, और ये सारी भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं ये भारत को उपमहाद्वीप के श्रेणी में डालती है। तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो आधुनिक भारत है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इसके अलावा क्या क्या है? अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ठीक है, ये पड़ोसी देश भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये दक्षिण एशिया के एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। ये इसी को उपमहाद्वीप कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब करा। आगे हम बात करेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, ठीक है। तो हम मानचित्र में देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ पर है। ये है गंगा नदी, ठीक है, ये है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के दक्षिण की नदियों में आसपास के जो प्राचीन काल क्षेत्र थे, तो वहां पर सबसे पहला जो साम्राज्य पाया गया वो मगध था, ठीक है। वर्तमान में जो मगध है वो कहाँ पर है? बिहार में है, ये देख सकते हैं। ये 16 महाजनपदों का मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। ये 16 महाजनपद है, ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था वो मगध था। मगध के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है। जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य बसाया था। और इस मगध साम्राज्य का विस्तार जो है सबसे ज्यादा देखा जाए तो अशोक के टाइम था, जो कि अफगानिस्तान तक इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। तो जो मगध है, ठीक है, इन्होंने बसाया, और अफगानिस्तान तक इसके साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य है, इसका विस्तार मिलता है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये एक बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? विशाल राज्य स्थापित किया था, ठीक है। आगे हम बताएंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में, जो कि अभी मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो गंगा नदी के बारे में बात की जाए तो गंगा नदी कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड ये है, उसके उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ है? गोमुख से निकलती है, गोमुख, गंगोत्री, हिमनद, ठीक है। ये निकलती किस रूप में है? ये निकलती तो भागीरथी के रूप में है, लेकिन जब ये देवप्रयाग में पहुंचती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसकी जो संयुक्त धारा होती है, इसको ही गंगा कहा जाता है। शुरू में इसको गंगा नहीं, इसको भागीरथी कहा जाता है, लेकिन जब ये अलकनंदा से मिल जाती है तब इनको गंगा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बाईं छोर से इनकी कौन कौन सी नदियां मिली हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बाईं छोर से कौन कौन सी है? गोमती, ठीक है, गोमती है, घाघरा है, गोमती है, घाघरा है। यहाँ पे हम आपको ऐसे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गंगा में कुछ और नदियों के बारे में भी हम जानेंगे कि यहाँ से दाईं ओर से कैसे कौन कौन सी मिली हैं। तो रामगंगा, ठीक है, रामगंगा मिली है। इसके अलावा गोमती, जैसा कि मैंने बताया आपको, गोमती मिली है बाईं छोर से, घाघरा मिली है, ठीक है। तो जो जहां रामगंगा मिलती हैं, ये कहाँ मिलती हैं? ये कन्नौज में, कन्नौज में ये रामगंगा से मिलती हैं। इसके अलावा गोमती से मिलती हैं। फिर ये घाघरा, ठीक है, घाघरा इसकी सहायक नदी है जो कि गंगा में आके मिलती है। इसके अलावा गंडक है, ठीक है, गंडक है। और कौन सी मिलती है? बूढ़ी गंगा, ठीक है, कोशी नदी और महानंदा, ये नदियां जो हैं ये हमारी बाईं छोर से मिलती हैं। अच्छा, दाईं छोर से मिलने वाली सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? यमुना है। दाईं छोर से जो मिलती है वो यमुना है। और ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है इलाहाबाद में, जो कि संगम कहलाता है। जहाँ ये गंगा से मिलती हैं वो इलाहाबाद का संगम कहलाता है, और यहीं पर ही सरस्वती भी इनसे मिलती है। इसके अलावा टोंस नदी मिलती है, दाईं ओर से टोंस मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण सोन नदी, ठीक है, सोन नदी मिलती है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है? ये गंगा में मिलती हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की एक नदी के बारे में बात की जाए तो हुगली भी गंगा में मिलती है, ठीक है।
इधर से बात की जाए, जो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मिलती है, ठीक है। और इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? इसकी संयुक्त धारा को जमुना कहा जाता है। इसके बाद मेघना से मिलती है, मेघना से मिलती है, और मेघना से मिलके ये पश्चिम बंगाल, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लोग थे, ठीक है, महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो इन्होंने यात्रा की, तो इन्होंने जब यात्रा शुरुआत की तो किस तरह से शुरुआत की होगी, यात्रा करने का कारण क्या रहा होगा। जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने आसपास की, जैसा कि मैंने नर्मदा नदी और आसपास की बताया था कि जब ये आसपास की चीजें, भोजन जो ग्रहण करते थे, एक टाइम बाद भाई जो भोजन आप चाहे किसी रूट से निकाल रहे हो, ठीक है, पेड़ से हो, जैसे भी आप इकट्ठा कर रहे हो या शिकार कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम बाद क्या होगा कि वहां पर कमी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब कमी होना शुरू होगी तो क्या होगा, भोजन की तलाश में वो यात्राओं को प्रारंभ करेंगे। अच्छा, अब ये यात्रा जो प्रारंभ होगी तो इनके बीच में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या हर्डल आएंगे, ठीक है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पड़ेंगे, पहाड़ियां भी पड़ेंगी, रेगिस्तान भी पड़ेंगे, नदियां भी पड़ेंगी, ठीक है, समुद्र के कारण समुद्र भी पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही जोखिम भरा रहा होता है। उसके बाद भी, ठीक है, वो यात्राएं करते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि उस तरह से भी ये यात्राएं करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि लोग और यात्राओं करने के और कौन कौन से कारण होते हैं कि प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी नदी किनारे बस रहे हैं, उस नदी का जो पानी का बहाव है वो तेज हो जाता है, वहां पे पानी हद से ज्यादा हो जाता है, वहां बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास के लोग वहां बसे होंगे वो क्या करेंगे, पलायन करेंगे, ठीक है। जो कि वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में कोई तूफान आया, ठीक है, और इस तरह से उड़ीसा में कोई तूफान आया, तो वहां के लोगों को वहां से शिफ्ट करके उनके लिए दूसरे शहरों में उनके लिए जगह बनाई। उसी तरह से प्राचीन काल में भी, हालांकि अब तो ये आपदा के कारण ऐसा होता है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इस तरह से यात्राएं जो प्रारंभ करने का कारण जो बनी थी वो ये थी, ठीक है। और कौन से कारण बने थे, जो सेनाएं होती थी, सेनाएं होती थी वो दूसरे क्षेत्रों को विजिट करने, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों को हासिल करने के पर्पस से भी जो है यात्राएं करती थी। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों का उस टाइम पे जो व्यापारी हुआ करते थे, जब डेवलपमेंट हुआ होगा और आगे जब बढ़े होंगे, फिर उन्होंने जब व्यापार शुरू किया होगा, उनका काफिला आगे बढ़ा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने जहां से जाना शुरू किया, कभी पैदल यात्रा शुरू की होगी, फिर जहां से जाना कि सामान लेकर दूसरे शहरों में जाना या दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाना, तो उसके लिए इन्होंने जहाजों का उपयोग कहीं ना कहीं शुरू किया होगा, ठीक है, जिसके द्वारा ये मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा और किस तरह से यात्राएं प्रारंभ हुई होंगी, जो धार्मिक गुरु होंगे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे शायद, ठीक है। इस तरह से यात्राएं शायद प्रारंभ हुई होंगी, ठीक है। आगे हम जानेंगे कि यात्राएं क्यों करते हैं। अब आप बताइए कि आप यात्रा क्यों करते हैं। सबसे पहले आप अपने लिए सोचिए कि आप यात्रा क्यों करते हैं। आप यात्रा इसलिए करते हैं किसी अन्य शहर में घूमने के लिए, उस शहर के बारे में जानने के लिए। अगर आपके मम्मी पापा हैं तो किसी सांस्कृतिक जगह पे जाएंगे, उन मंदिरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उस शहर में अगर गए हैं तो मंदिरों के अलावा वहां पे और कौन कौन से राज्यों के राज्य मतलब महल रह गए हैं या उनके अवशेष रह गए हैं, उनके बारे में वो जानते होंगे, है ना, उनके बारे में वो देखने जाते होंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, मोबाइल से या टीवी से भी चीजें हम जान लेते हैं, लेकिन अगर दृश्य रूप में देखा जाए तो इस वजह से भी हम यात्राएं करते हैं। और कौन सी वजह हो सकती है, जब कोई भी व्यक्ति दूसरे शहर में, जैसे कि आप एक अच्छी पढ़ाई करते हैं तो फॉरेन एरिया में जाएंगे, जॉब करेंगे, ठीक है, वहां पे जाकर आप क्या करेंगे, वहां पे जाहिर सी बात है वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी, ठीक है। तो आप भारत से कहाँ गए, जैसे अमेरिका गए, कनाडा गए, कहीं गए, तो ये आपकी एक यात्रा का दौर शुरू होगा। तो उस टाइम पे अन्य कारण हुआ करते थे, ठीक है। अन्य कारण क्या क्या हुआ करते थे ये हम जानेंगे, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहाड़ियां, पर्वत हैं और ये समुद्र हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी भी कॉन्टिनेंट का है जो है निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भारत ही है, ठीक है, इस पे उत्तर में जैसे कि हिमालय है, तो ये क्या करता है, भारत और चीन की सीमा को बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये निर्माण करते हैं, और इन सीमाओं को पार करना जो होता था आसान नहीं होता था। जाहिर सी बात है आज भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ना इतना इजी नहीं होता है, इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी। तो पुराने में जब सुविधाएं नहीं होती थी तो उनको और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, शायद वो पहुंच ना पाते हों या वहीं रह जाते हों, या उनमें से बहुत से लोग होंगे जो रास्ता बना लेते होते, यात्रा करते होंगे, ठीक है।
इसके अलावा भी उन्होंने यात्राएं की, ठीक है, पर्वतों को पार किया, गहरे समुद्रों को भी पार किया, ठीक है। कुछ लोग जो है वो महाद्वीप से बाहर आए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, अपनी सांस्कृतिक इस तरह से जब वो बाहर निकले तो जो हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, इस तरह से और भी रिच हुई। जाहिर सी बात है, जब अपनी संस्कृति आप किसी अन्य देश में ले जाएंगे, वहां पे इसका विस्तार करेंगे, तो हमारी जो संस्कृति है वो और रिच होगी, जो दूसरी संस्कृति यहाँ आएगी उसकी रिचनेस यहाँ पर भी बढ़ेगी। इस तरह से शायद उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। अब क्या था कि जब लोग वहां पे पत्थर तराशते थे या संगीत की रचना होती थी, यहाँ तक जो भोजन बनाने के जो नए नए तरीके भी होते थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। अब हम जानते हैं देश के नाम, ठीक है। तो देश का नाम इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, ठीक है, इसका प्रयोग कैसे शुरू हुआ। तो इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से निकला था, इंडस से निकला था। इंडस मतलब आप सिंधु की बात हो रही है इसका मतलब, क्योंकि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सिंधु को ही इंडस कहा जाता था, यहीं से ही, ठीक है। जो अगर आप एटलस में देखें ईरान और यूनान, तो यूनान जो है ये आप जो प्रेजेंट में है वो ग्रीस में है, ठीक है, ग्रीस के लोग हैं। तो ये है ईरान, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने जाहिर सी बात है कि जो ये ईरानी और यूनानी थे, इन्होंने जो है सिंधु को, ठीक है, सिंधु को क्या प्रोनाउंसिएशन दिया, इन्होंने हिंदूस दिया। सिंधु नहीं बोलते थे, ये सा को हा बोलते थे, तो इस तरह से क्या बोलते थे, हिंदोस। तो इस तरह से हिंदूस, इंदोस, इंदोस, हिंदोस, इस तरह से कहते हुए, ठीक है, इस भूमि प्रदेश को, ठीक है, जो सिंधु नदी के आसपास जो भूमि बसी हुई थी उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा इंडिया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यहीं पे बसी थी और इसी के आसपास के नगरों को फिर क्या किया गया, यहाँ पर इसका नाम इंडिया कहा गया, ठीक है। और इंडिया में जो लोग रहते थे, जो समूह रहते थे, उन समूह को क्या कहा गया, उन समूह को भारत नाम दिया गया, ठीक है, भारत नाम दिया गया। इस तरह से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा और इसको भारत कहा गया, ठीक। अब बात कर रहे हैं इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है संस्कृत के, मतलब संस्कृत की जो आरंभिक कृति थी ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। इस तरह से 4 वेद हैं, ठीक है। इनमें सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ये मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पुराने वेद हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, क्योंकि जो भरत नाम था, जो ये भरत वहां के समूह के लोगों के नाम के लिए होता था, इसके बाद ये इंडिया को, मतलब यहाँ जो देश था इसके नाम के लिए भारत का प्रयोग किया गया। अच्छा, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ईरान है, यहाँ ग्रीस है, ठीक है। इनकी कहीं से भी देख सकते हैं कि सीमाएं नहीं मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकी सीमाएं कहीं से भी नहीं मिली हैं, ठीक है। अच्छा, ये आए कब थे, ये तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कि ये कब आए थे, ये 250 वर्ष पूर्व जो है, ठीक है, 250 वर्ष पूर्व की यहाँ पे बात की गई है। तो ये सिंधु के बारे में अच्छे से जानते थे, ठीक है, और इस तरह से इसका नाम जो है भारत पड़ा। आगे हम बात करेंगे। अब हम यहाँ से ये जानेंगे कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। जैसे कि मैंने शुरू में ही ये क्वेश्चन आपके सामने पुट किया था कि हमें अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, किस तरह से जानेंगे। अगर 1-2 साल की बात हो तो भाई हम जान सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, अपनी फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत पुरानी बात की जाए, ठीक है, अगर हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने की कोशिश की जाए, जो आज से 1000, 2000 या 3000 साल पहले किस तरह की सभ्यताएं थी, तो यहाँ के बारे में हमें कैसे पता चले। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो है पांडुलिपि, ठीक है, तो पांडुलिपि की खोज की। तो यहाँ से हमें पांडुलिपि इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें से मेनू का अर्थ क्या होता है, मेनू का अर्थ होता है हाथ, यानी कि पांडुलिपि का अर्थ क्या हो गया, हाथ से लिखी गई, ठीक है, हाथ से लिखी गई लिपि, ठीक है, उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो जो पांडुलिपि है ये किस पर लिखी जाती थी, किस पर बनाया जाता था, तो ये ताड़ के जो मतलब पत्ते होते थे, ताड़ के पत्ते, जो कि हिमालय क्षेत्र में उगते थे, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में जो उगते थे ताड़ के पत्तों पर, या फिर जो भुर्ज नामक पेड़ था उसकी छाल पर, ठीक है, उसकी छाल से जो विशेष तरह के जो भोजपत्र तैयार किए जाते थे उन पर जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट को जो लिखी जाती थी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी से बनी हुई या किसी पेड़ की छाल से बनी हुई कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है तो उसके नष्ट होने की संभावना है,
ये आपने देखा ही है, पेड़ों में भी कीड़े लगते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब मैन्युस्क्रिप्ट बनी तो इसमें भी, ठीक है, जो है कीड़े लगे थे, ठीक है। कुछ नष्ट हुए, कुछ जो है अभी भी सुरक्षित हैं संग्रहालयों में, ठीक है, जिनसे हमें जो है बहुत हद तक जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें किस किस तरह से लोग रहते थे, ठीक है, किस तरह की लिपि का यूज किया जाता था, किस तरह के भोजन और किस तरह के व्यापार, ये सब चीजों के बारे में जानकारी वहां से प्राप्त होती है, ठीक है। और जो ये पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि जो है ये वहां पे जो लोग रहते थे, मतलब जो आम जन की भाषा थी प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा में भी मिली है और संस्कृत भाषा में भी हमें पांडुलिपि जो है प्राप्त हुई है। अब हम बात करेंगे अभिलेखों के बारे में। जाहिर सी बात है जब पांडुलिपि का जो ये मतलब जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई चीज इस तरह से बनी है जो नष्ट हो सकती है तो उसको कीड़े मकोड़े लगने की संभावना है, वो खत्म हुई, नष्ट हुई। इसके बाद जो है पांडुलिपि का जो चलन है फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते उसका विकास हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या है, अभिलेख का विस्तार हुआ। अभिलेख क्या होते थे भाई, अभिलेख क्या होते थे, अभिलेख जो है पत्थर पर जो है जो राजा होते थे उस टाइम पे, जो राजा होते थे इनके जो आदेश होते थे ये क्या करते थे, पत्थर पर, ठीक है, पत्थर पर इसको खुदवाते थे और आम जन में इसको आदेश जो है इसको भेजा जाता था और लोगों के द्वारा इसका पालन किया जाता था। तो इस तरह से अभिलेखों का जो है विस्तार हुआ, ठीक है। फिर जब ये शुरू हुआ, इसके अलावा फिर राजा रानियों ने अपने और चीजों के बारे में, वहां के कार्यों के बारे में इसको उत्तीर्ण किया। राजाओं ने अपनी विजयों के बारे में, जो इन्होंने विजय प्राप्त की किसी अन्य राज्य की, उसके बारे में उत्कीर्ण करना शुरू किया और यहाँ से अभिलेखों का जो चलन है वो शुरू हुआ। तो हमने बात की थी अशोक के बारे में, तो अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अशोक के अभिलेख हमें अफगानिस्तान से भी, क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो अफगानिस्तान तक था। तो ये जो अभिलेख की बात की गई ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है, ठीक है। ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ और ये अभिलेख जो है ये किसका है, जैसा कि मैंने बताया अशोक नामक, ठीक है, शासक का था, उसने इसका उत्कीर्ण करवाया था। और भी कई जगहों से अशोक के जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कुछ पढ़े जा चुके हैं, कुछ नहीं पढ़े जा चुके हैं, जिसमें से एक थी जॉन प्रिंसेप, इनके द्वारा जो अशोक का है पहली बार अभिलेख जो है पढ़ा गया था। सबसे पुराने अभिलेख की अगर हम बात करें, ठीक है, अभिलेख को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराने, जो विश्व का सबसे पुराना अभिलेख जो है वो बोंगसकोई अभिलेख था, जो कि एक बोंगसकोई जगह थी, ठीक है, जो कहाँ थी, एशिया माइनर यानी तुर्की में, ठीक है, तुर्की में। वहां से ये विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है बोंगसकोई वहां से प्राप्त हुआ था, जो कि 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। और इस पे क्या है, कीलक लिपि और संस्कृत भाषा में इस पे जो है लिपि लिखी गई है। इसके बारे में और क्या क्या है, इंद्र, मित्र, वरुण, ठीक है, ये मित्र है, इंद्र, मित्र और वरुण, ठीक है, इनके बारे में इनके मित्र और वरुण, ठीक है, नासत्य, अश्विन कुमार, इनका उल्लेख मिलता है। और भारत के आर्य का जो आगमन है, भारत आर्य आए थे, इसका जो प्रमाण है ये बोंगसकोई अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ये एडिशनल जानकारी थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताने का पर्पस मेरा ये था कि सबसे पहले की मतलब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे मृदभांड के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे, ठीक है, किस तरह के बर्तन, किस तरह की वस्तुएं जो अतीत में बनती थी, ठीक है, उस पे जब आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने जब इसकी खोज की, ठीक है, जब इसका अध्ययन किया तो इन्हें पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेष तो मिले ही मिले, चित्र मिली, मूर्तियां मिली, ठीक है, औजार, हथियार और बर्तन, आभूषण, ठीक है, और सिक्के भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मिट्टी का ये बर्तन प्राप्त हुआ था। सिक्का आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है, ठीक है, ये प्राप्त हुआ था। किस तरह के सिक्के चलते थे, अब तो सिक्के हैं जैसे कि गोल चलते हैं, उस तरह के सिक्कों का निर्माण किस तरह से होता था, ठीक है, और किस तरह से मतलब इसको तराशा जाता था, इन पे किस तरह के चित्र पाए जाते थे, क्या इन पे राजा रानियों के भी चित्र पाए जाते थे, क्या इन पे लिपि लिखी होती थी या इन पे अन्य चीजें लिखी होती थी, ये हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब छानबीन की तो इनको खुदाई में क्या क्या मिला, सिक्के मिले, ठीक है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं जो मिली वो पत्थर की बनी, पकी मिट्टी की बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुई, ठीक है। और
ये जो तत्व होते हैं कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने उस टाइम पे, जब ये अभी तक उनको सुरक्षित अवस्था में मिल गए, इसका मतलब ये बहुत ही कठोर होते थे। इसीलिए वर्तमान में वो इनकी खोज जब की गई तो ये सावधानी पूर्वक जब इनको निकाला गया तो ये प्राप्त हो सके। ठीक है, इन पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढी थी। ठीक है, उन्होंने भाई, जब जाहिर सी बात है कि जब मृदभांड ढूंढे, ये ढूंढते ढूंढते ये भी वहां पे हड्डियों के अवशेष भी मिले होंगे कि उस टाइम पे भाई पक्षी कैसे थे, ठीक है, किस तरह के पक्षी हुआ करते थे, क्या इनमें कोई चेंजेस, इनके ब्रीड में कोई चेंजेस आया था, मछलियां, क्या मछलियों का शिकार भी होता था, क्या वहां के लोग मछली भी खाते थे, मतलब इन सब के बारे में भी हमें जानने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है कि अतीत के लोग क्या खाते थे, किस तरह की वनस्पति। ठीक है, बस वनस्पति के अवशेष भी मुश्किल से ही बच पाते हैं क्योंकि वो जो है जल्दी ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो अन्न के दाने होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ये सब क्या होता है, ये बचे हुए नहीं मिलते, जबकि हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इनको प्राप्त करना आसान होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये प्राचीन नगर का एक पात्र पाया गया है जो कि कितना पुराना है, 4700 वर्ष पुराना है। ठीक है, और ये एक चांदी का सिक्का है। ठीक है, ये चांदी का सिक्का है और ये कितना पुराना है, ये 2500 वर्ष पूर्व ये सिक्का जो है प्राप्त हुआ था। और ये आज के सिक्के से कैसे भिन्न है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ बात की, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। तो जो इतिहासकार थे, ठीक है, इन स्रोतों के माध्यम से ये क्या करते थे, जो पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनसे जो अभिलेख मिलते थे, ठीक है, इनके जो पांडुलिपि मिलती थी, इसका ये अध्ययन करते थे, इन स्रोतों का अध्ययन करते थे। ठीक है, और ये स्रोत यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, फिर ये मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते थे। अब क्या था कि इतिहासकार जब इस तरह के अतीतों का अध्ययन करते थे, इनके बारे में जानते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा रोचक हो जाता है। और जब इस तरह से चीज़ें मिलती हैं तो होता क्या है कि ये जो कुछ लोग जिनका इसमें इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे से फिर ये चीज़ों को और इकट्ठा करते हैं, इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, एक हिस्ट्री तैयार करते हैं। तो ये क्या था कि इतिहासकार जो थे ये इस तरह से कार्य किया करते थे। ठीक है, और इस तरह से ये अतीत को जानने का प्रयास करते थे। आगे हम मानेंगे कि अतीत एक या अनेक, जाहिर सी बात है कि अतीत जो है किसी का भी एक नहीं है। ठीक है, सबके अलग अलग अतीत। अतीत इसीलिए यहाँ पर बहुवचन की तरह प्रयोग किया गया। क्यों बहुवचन की तरह प्रयोग किया गया? क्योंकि अतीत जो है वो सबके लिए अलग अलग होता था। कैसे? अगर आप देखें कि यहाँ हमने बताया था कि अशोक के अभिलेख मिले, क्या अशोक के जो साम्राज्य में लोग थे, क्या इनसे जुड़ी कोई जानकारी मिली? नहीं। क्या ये खुदवाते थे अभिलेख? नहीं, क्योंकि वो राजा जो थे आदेश देते थे और वो जो आम जन थे वो लोग उसका पालन करते थे। तो वो आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जो है वो बिताते थे। जैसे कि आप वर्तमान में आ जाइए तो आप और हम जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, ये आम जन का जीवन है। क्या हम कोई बुक लिख रहे हैं? नहीं। क्या हमने कोई ऐसा काम किया है कि हमारे नाम पर यहाँ पर कोई भवन बनाओ? नहीं। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कोई ऐसा नेता होता है जिसने देश के लिए कोई समर्पण दिया, या फिर कोई सैनिक होता है जिसने देश के लिए समर्पण दिया, तो उसके नाम पर क्या होता है, यहाँ पर उन चीजों के नाम रखे जाते हैं। तो हम जान पाते हैं कि हाँ, ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया और इनके नाम पर ये पड़ा। लेकिन सबके बारे में जान पाना आसान नहीं होता। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वो क्या करते थे, वो इनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पशुपालक देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, पशुपालक कृषि का जो जीवन वो राजा रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग हुआ करता। ठीक है, अब जो व्यापारी थे उनका जो जीवन था वो भी बहुत अलग था। शिल्पकार जो थे, अगर उन्होंने कोई ऐसा शिल्प बनाया होता तो जो आज वर्तमान में मिलता, तो उससे हमें जानकारी मिल पाती थी कि हाँ, उस टाइम पे जो शिल्पकार थे उनकी कलाकृति ऐसी थी, वो इस तरह की शैलियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये बताने की यहाँ कोशिश की गई। राजा क्या करते थे? राजा अभिलेख के द्वारा हमें इनके बारे में जानकारी मिल गई। लेकिन आम जन के बारे में कैसे हमें जानकारी प्राप्त होगी? आम जन के बारे में हमें जानकारी इस तरह से प्राप्त होती थी कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे मृदभांड मिले, ठीक है, मृदभांड मिले, ठीक है, मिट्टी की हमें क्या मिला? मिट्टी का घड़ा मिला। ठीक है, तो ये हम जान पाते हैं कि जो उस टाइम के जो मनुष्य थे, उस टाइम के जो आम जनता थी, वो क्या करती थी? मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती थी। ठीक है, और किस तरह से पकाती थी उसको अपने खाने में किस तरह से यूज करते थे, इस तरह से हम जान पाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे और क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो देखिए शासक थे ये अपना लेखा जोखा रखते थे, ठीक है, इसलिए इनके बारे में, इनकी लड़ाइयों के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। लेकिन जो वहां पे शिकारी होते थे, मछुआरे होते थे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक होते थे, ठीक है, ये आम आदमी होते थे और ये अपने कार्य का जो लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में भी हमें मदद मिलती है, ठीक है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत हद तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन थोड़ी बहुत हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि वहां के लोग, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम जाने, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के वहां पे लोगों की जो कब्रें थी उनके साथ कुत्ते, मतलब कुत्तों को भी दफनाया गया था, ठीक है। तो क्यों दफनाया गया था, क्या कुत्तों का वो पालन करते थे या कुत्ते उनके लिए वफादार थे, ये सब भी हमें पता चलता है। कहीं घोड़ों के अवशेष मिलते हैं, तो क्या घोड़े उनके शिकारी थे या घोड़े व्यापार के लिए, उनके घोड़े व्यापार के लिए वो इस्तेमाल किया करते थे या यात्रा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए घोड़े इनके लिए प्रिय हुआ करते थे, उनकी कब्रें प्राप्त हुई हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें जानकारी जो है आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे तिथियों के मतलब के बारे में, ठीक है। तो जो तिथियों का जो विस्तार है वो किस तरह से किया गया है, तो यहाँ पे जो तिथियों का जो प्रवर्तक एक तरह से है, जो वो है ईसा मसीह के जन्म से इन तिथि को जाना जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो आज भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से कैसे तिथियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि कोई भी घटना घटी हुई वो 2000 वर्ष पूर्व हुई, तो यहाँ लिखा जाता था बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2000 BC, अगर लिखा होता है 2000 BC तो इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, ईसा मसीह जन्म से 2000 साल पहले ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। यहाँ से हमें ये अवशेष प्राप्त हुए थे, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता यहाँ पर ये बसी थी। तो ये इसके बारे में हम इस तरह से जानते कि ये इस तरह की सभ्यता थी, या कोई भी सभ्यता की बात करें तो 2000 वर्ष पहले यह बसी थी, ठीक है। ये तो फिर क्या कहते थे 2000 BC। अगर इसके बाद अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अभी कितना टाइम, ये क्या चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। तो 2000 वर्ष यहाँ पे चल रहे हैं, ये 2022 चल रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इसको लिंक करते हैं, ठीक है, 2000 BC, ठीक है, और फिर इसको क्या कहा जाता है, जो आफ्टर मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो इसको किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, AC के थ्रू, ठीक है, एडी के थ्रू हम ये बताते हैं 2000 AD चल रहा है, ईसवी चल रहा है, और ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो जब इनको जोड़ लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि ये वर्तमान से ये घटना कब घटित हुई थी, तो ये वर्तमान से जो घटना है 4022 वर्ष पूर्व ये घटित हुई थी। चलिए यहाँ पे हम आपको और अच्छे तरीके से इतिहास के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, अंग्रेजी में BC और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात की जा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ये तिथियां हैं कहीं कहीं आपको AD में मिलती हैं, जिनको ईसवी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एंडो डोमिनी, यानी कि एंडो डोमिनी जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। ये एंडो डोमिनी जो है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से लेकर वर्तमान तक, ठीक है, इसको एंडो डोमिनी के रूप में डिनोट किया जाता है, डिकोड किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बिफोर क्राइस्ट BC से डिकोड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो AD है आपको कहीं किस जगह पे कभी कभी AD जो है आपको CE, ठीक है, CE, और BC जो है बिफोर क्राइस्ट BCE का भी प्रयोग आपको मिलेगा, ठीक है। CE अक्षरों का प्रयोग मतलब CE मतलब कॉमन एरा, ठीक है। AD की जगह आपको कॉमन एरा लिखा भी मिलेगा, और BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, BC की जगह आपको बिफोर कॉमन एरा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जब ईसा मसीह के जन्म से इस तिथियों का निर्धारण किया गया, जब ईसा मसीह का जो जन्म था, ठीक है, यहाँ से जो पहले तिथियां थी वो बिफोर क्राइस्ट, और जो ईसा मसीह से जन्म से ली गई वो एंडो डोमिनी के रूप में बताई गई, ठीक है। इस तरह से तिथियों का निर्धारण किया गया। अब हम जानेंगे इन अभिलेख में, ठीक है, ये अभिलेख हैं, ये देखिए इस तरह से उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। तो ये अभिलेख कहाँ से, ये बहुत सालों वर्ष पहले जो है ये लिखे गए थे, और ये कहाँ से, ये कई लिपियों और भाषाओं में इनका जो कई लिपियों और भाषाओं का इस पे जो है प्रयोग किया गया है। ये जो अभिलेख हैं, आने वाले टाइम में अभिलेखों की भाषाओं में जाहिर सी बात है बदलाव हुआ, ठीक है। तो विद्वान इसे कैसे जान पाते थे कि इसमें क्या लिखा है,
तो इसका पता जो है, ये अज्ञात जो लिपि होती थी इसका अर्थ निकालकर इसका पता लगाया जाता था। जैसे कि ये शेर का चित्र आप देख रहे हैं, इसको एल, ठीक है, एल अल्फाबेट से डिकोड किया गया था। ठीक है, इस तरह से जो अज्ञात लिपि को एक जानने की जो है प्रथा चली। सबसे पहले जो ये आप लिपि देख पा रहे हैं, ये कहाँ पाई गई थी? ये अफ्रीकी देश मिस्र से ये लिपि मिली थी, जो कि 5000 वर्ष पुरानी है। यानी कि जो मिस्र की सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है, यानी 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी। वहां जो यहाँ रानी जो राजा रानी रहते थे, ठीक है, इस तरह की लिपियों का प्रयोग करते थे और इसे कुछ हद तक डिकोड किया जा चुका है, जो कि पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पे ये बताया है कि जो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा था। ठीक है, यहाँ से ये जो उत्कीर्णित पत्थर है ये मिला था। ठीक है, और इस पे जो है 3 भिन्न भिन्न भाषाओं की जो है लिपियां मिली थी। कौन कौन सी थी? यूनानी थी, मिस्री थी। ठीक है, ये 2 प्रकार जो है जाने जा चुके हैं, जिसमें कुछ विद्वानों ने यूनानी भाषा जो पढ़ सकते थे उन्होंने इसको डिकोड करने की कोशिश की गई। ठीक है, और यहाँ पे जो राजा रानी थे, ठीक है, इनके नाम जो है छोटे फ्रेम में भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? जो छोटे फ्रेम में दिखा उसको कारतूस कहा जाता था। इसके अलावा विद्वानों ने, ठीक है, यूनानी और मिस्री संकेतों को भी अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानांतर ध्वनियों की पहचान इसमें की थी। ठीक है, चलिए अब इस पे हम जानेंगे इसके बारे में और भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे उसको इंग्लिश में जो शब्द हैं, चलिए जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यात्रा को हम क्या कहेंगे? ट्रेवलिंग कहेंगे। पांडुलिपि के बारे में बात करें तो ये मैन्युस्क्रिप्ट कही जाती है। ठीक है, अभिलेख को इनस्क्रिप्शन या इनस्क्रिप्ट कहते हैं। पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन। स्रोत यानी कि सोर्स। ठीक है, और अज्ञात लिपि इसको क्या कहते हैं? डेसिफॉर्मेट। ठीक है, डेसिफॉर्मेट, जो अज्ञात लिपि का जो अर्थ निकाला जाता है इसको डेसिफॉर्मेट कहा जाता है। ये एक तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें हमने जाना था कि जो कृषि का आरंभ है वो कब प्राप्त हुआ था? वो 8000 वर्ष पूर्व हमें मिला था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कब की थी? वो 4700 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हमें प्राप्त होती है। गंगा नदी, ठीक है, जो कि मगध का विस्तार जो सबसे बड़ा राज्य है वो कब प्राप्त हुआ था? वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो देख लीजिए सीजीएल में 2022 के क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था हड़प्पा के बारे में, कि हड़प्पा स्थल जो है वो हरियाणा में है। तो इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल पूछा गया है जो कि हरियाणा में होगा? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। जबकि कालीबंगन की बात की जाए तो कालीबंगन कहाँ होगा? ये राजस्थान में है। ठीक है, लोथल ये गुजरात में, लोथल गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 2017 में, कि निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो मैंने आपको मैप में बताया था कि सबसे पहले कौन सी पहाड़ी पड़ती है? गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। जो वहां की ट्राइब है उनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा। तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? यानी कि अभिलेख जिनको कहा जाता है, ठीक है, पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे। और वो किसने करवाए थे? तो ये अशोक ने करवाए थे। ठीक है, किसने करवाए थे? अशोक ने करवाए थे। आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? यहाँ बात की जाए सिंधु नदी के तट पर नहीं है तो चौधरी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कोटदीजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रोपड़ है वो सिंधु नदी तट पर नहीं है। तो रोपड़ सिंधु नदी तट पर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ये सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी तट पर रोपड़ जगह जो है ये पाई गई है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो है प्राचीन सभ्यता स्थल जो है वहां से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में कौन सा स्थित नहीं है? कोटदीजी, चहुंदड़ो, ठीक है, साटूगई या बालाकोट। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2021 में।
जो ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है, इनके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब जो है वो हम इतिहास के दूसरे चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसके बारे में और विस्तार से आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस जो आंसर्स निकले हैं वो आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से किस हद कहाँ तक संबंधित हैं ये कराए गए हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में भी आपको ये इस तरह से क्वेश्चंस और भी मिलेंगे। तो चलिए इसका उत्तर हम डिस्कशन करते हैं पहले कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साटुघई। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो ये साटुघई है, ठीक है, ये साइड पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। साटुघई जो स्थल है ये कहाँ पाया गया है, ये उत्तरी अफगानिस्तान, ठीक है, उत्तरी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में साटुघई है, दनकड़ जिले में वहां पे स्थित है। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो इन्हें क्या, ये जो मतलब उगने वाले जो छाल पे लिखी जाती थी उन्हें क्या कहते थे, वो बुर्ज, ठीक है, बुर्ज पे लिखे जाते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। तो जो मगध की राजधानी है वो जो है स्थानांतरित की गई थी, वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जो है ये मगध की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले जो थे ये पहले थे सिंधु घाटी के लोग जिन्होंने कपास का उत्पादन किया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में बात की जाए सबसे लंबी नदी की तो वो कौन सी होगी, गंगा, ठीक है, गंगा नदी जो है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा ये यूपीट्रिपल में जो क्वेश्चन आया था ये क्या था कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की और बहती नहीं है। यहाँ बात की जा रही है बहती नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा, साबरमती और जो लूनी है ये तीनों ही नदियां जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि कृष्णा जो है इसका बहाव है पूर्वी, ठीक है, पूर्वी इसका बहाव ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो बात करें सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो कि दाईं ओर से जाके गंगा में मिलती है, ठीक है, सोन नदी। और ये कहाँ से निकली है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से निकली है सोन नदी। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये सर्वाधिक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, एमपी में है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। नदियों से संबंधित और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं ये भी मैंने इसमें क्वेश्चंस जो है पुट करने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन जो अगर रहता है तो थ्योरी जो है दिमाग में और ज्यादा ही हमारे वर्क करती है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए तो ये कब पूछा, क्वेश्चन पूछा यूपीआरओ एआरओ के 2014 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था। तो जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होगी, ये गोदावरी होगी। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस थे, मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की थी कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस और आसपास से भी थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और मतलब आयोग ने भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपके सामने मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो होप सो कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। दूसरे चैप्टर में अगर इन क्वेश्चन में जो भी डिस्कशन आपका रह गया है वो दूसरे चैप्टर में आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्लास जो इतिहास का है, ठीक है, चैप्टर 2 में। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।